3.7 यूनिट है आपका फर्म्स कॉस्ट रेवेन्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये अभी के आप लोग के सिलेबस के हिसाब से 3.7 है, बस आपको असल तो यहाँ गौर करना है। इसके हेड क्या है, फर्म्स कॉस्ट रेवेन्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक फर्म की कॉस्ट कितने तरह की होती है, उसका रेवेन्यू और फर्म के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये बेसिक 3 बातें हैं। तो मोटी मोटी बात कर लेते हैं। फर्म की जो सेल्स होती है, टोटल सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज ऐसे पैकेट्स में बना के नहीं सेल करते, सर्विस तो रेंडर करते हैं, उसका मतलब इनकम आती है। लेकिन मैंने कहा जब भी गुड्स की बात की जाए आप सर्विसेज को अज्यूम कर लेना, ठीक है ना। तो आप जब सेल करते हो, आप लेट सपोज एक्स नंबर ऑफ यूनिट सेल करते हो, ठीक है ना। एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स भी क्या, वही 1000 यूनिट्स कर देता हूँ, 1000 केक सेल के। और एक वो रॉयल केक आपने जो ना $250 का सेल किया, तो $250,000 के ये आपके केक सेल हुए। दैट्स व्हाट, दैट्स योर रेवेन्यू। इसमें से जो टोटल कॉस्ट माइनस होती है, मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज टोटल कॉस्ट आपकी माइनस हुई $1.5 लाख और $1 लाख क्या बचा, प्रॉफिट। ठीक है, मतलब ब्रेक इवन तो अचीव कर ही गए, ब्रेक इवन से ऊपर चले गए, प्रॉफिट अचीव कर लिया। प्रॉफिट वो ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, ये तो प्रॉफिट अचीव कर लिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है ये कितने तरह की पॉसिबल है। इसमें फिक्स्ड हो सकती है, इसमें वेरिएबल हो सकती है, राइट, जो मिल मिला के टोटल कॉस्ट बनती है। फिर फिक्स्ड में भी एक कैटेगरी और आ जाती है, स्टेप्ड फिक्स्ड, वो भी देखते हैं, ठीक है ना। तो आपकी टोटल कॉस्ट की नेचर क्या है, ना तो वो पूरे तौर पे फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, बल्कि मिक्स नेचर है। क्या नेचर कहलाई इसकी, सेमी वेरिएबल। सेमी फिक्स्ड बोल दो या सेमी वेरिएबल बोल दो, आधी वेरिएबल है मतलब बाकी आधी फिक्स्ड है, या सेमी फिक्स्ड बोल दो, मर्जी है आपका। मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड को मिला के बनी है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कॉस्ट क्या होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को जो फराहम करने, जो जितने ही फराहम करते हो वो तो आपको रेवेन्यू मिला, लेकिन उस गुड्स या सर्विसेज को फराहम करने में जितना आपका खुद का खर्चा हुआ आपकी कॉस्ट है, ठीक है। और पूरे साल जितना खर्चा होता रहा गुड्स और सर्विस सेल करने के अंदर, जितने साल पूरे एक्सपेंसेस वो सारे आपकी कॉस्ट है। और जितना फिर बेच के कमाया वो आपकी रेवेन्यू है। और रेवेन्यू जो कमाया टोटल, उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस की तो जो बचा वो आपका मुनाफा है, प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट की नेचर क्या होती है, वो चेंज नहीं होती। फिक्स्ड कॉस्ट पीरियड कॉस्ट भी कहलाती है कि सर्टेन पॉइंट तक वो चेंज ही नहीं होती। मैंने सर्टेन पॉइंट का लफ्ज यूज किया, समझाऊंगा अभी। पीरियड कॉस्ट बोले या फिक्स्ड कॉस्ट बोले, एक ही बात है कि इसका ताल्लुक जो है ना वो किसी दौर से होता है, माहाना, सालाना। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज है, अब सैलरीज अगर आपने बांधी हुई ना अपने टोटल पर एम्प्लॉय, आपके पास 5 एम्प्लॉयज़ है और पर एम्प्लॉय आप जो सैलरी दे रहे हो $3,000 है, ठीक है ना। तो $15,000 पर मंथ है, ये $15,000 पर मंथ ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। अब इन एम्प्लॉयज से ही काम ले रहे हो, जितना भी काम आ जाए एम्प्लॉयज की सैलरी इतनी जाएगी पर एम्प्लॉय, और टोटल इतनी ही जाएगी। लेकिन जितना भी काम आ जाए एक हद होगी ना इनकी भी वर्किंग कैपेसिटी की, सही है। ये अगर अपने फुल कैपेसिटी पे 5 काम कर रहे हैं, सही है। फॉर एग्जांपल पर एम्प्लॉय पर डे, ये वो लेबर है जो कि अभी मिसाल जैसे फुटबॉल्स की ली थी, ये वो लेबर है जो फुटबॉल्स बनाती है और हैंडमेड फुटबॉल्स हैं, ठीक है। तो अब ये पर एम्प्लॉय पर डे अपने वर्किंग आवर्स के अंदर रहते हुए मिसाल के तौर पे 8 फुटबॉल्स बना सकता है। तो 5 एम्प्लॉयज मैक्सिमम 40 फुटबॉल्स बना सकते हैं। अब 36 फुटबॉल बनाने तब भी इतने पैसे देने क्योंकि सैलरी पे बांधा हुआ है, पीस रेट पे नहीं बांधा, आवरली पे नहीं बांधा, सैलरी माहाना मिलनी है। तो 30 फुटबॉल पर डे बन रही है, या पर डे 40 फुटबॉल बन रही है, या पर डे 25 फुटबॉल बन रही है, आप इनको यही सैलरी देंगे। लेकिन पर डे 40 फुटबॉल्स बनने के बाद आपका महीना पर डे 40 फुटबॉल्स, और अगर 20 दिन महीने में ऑपरेट या 25 दिन ऑपरेट करते हो, ठीक है ना, 25 दिन आप ऑपरेट करते हो, तो ये हो गई 1000 फुटबॉल्स। आपकी डिमांड 1000 फुटबॉल से ज़्यादा है, अब आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हो, तो 1000 फुटबॉल से मतलब डिमांड कितनी ज़्यादा, पता चल रहा है रोज़ की डिमांड जो है ना 42 फुटबॉल्स की है। अब रोज़ की 42 फुटबॉल्स की डिमांड है ना, तो सिर्फ 2 इजाफी फुटबॉल के लिए आपको एक और लेबर हायर करनी पड़ेगी, सही ना। हालांकि वो लेबर रोज़ के 8 फुटबॉल्स बना सकती है, वो भी नहीं है लेबर भी, लेकिन आपके पास डिमांड ही 2 की। अब 2 की डिमांड हो या 3 की डिमांड हो या 4 की, जितने की भी हो, जब कैपेसिटी से आप तजावुज़ कर गई आपकी डिमांड, तो उस कैपेसिटी से तजावुज़ करने के बाद आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ती है, वरना तब तक नहीं बढ़ती, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक शिप है,
आपने रेंट की, एक फेरी रेंट की जिसके अंदर मिसाल के तौर पर 200 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने उसको रेंट किया है पूरे दिन के लिए, आप उसमें 200 लोग लेके जा रहे हो आ रहे हो तो भी आपको उतना ही रेंट देना है, 50 लोग लेके जाओ और तब भी उतना ही रेंट देना है, या 160 लोग 200 तक जितने भी लोग लेके आ जाओ उतना ही रेंट देना है जो उसका है। लेकिन अगर 210 लोग कैरी करने पड़ गए और हर बंदे को ही सीट चाहिए, नहीं कि खड़ा रहेगा कोई, तो अब 10 इजाफी अफराद के लिए एक और पूरी नए सिरे से ऐसी शिप, ऐसी फेरी लेनी पड़ी। अगर छोटी अवेलेबल है तो छोटी लोगे लाजमी, लेकिन अभी मिसाल को हम सिंपल रख रहे हैं। तो वो जो अगर एक फेरी का रेंट था पूरे दिन का मिसाल तौर पर $20,000, तो 200 लोगों को 210 लोग अगर जा रहे हैं ना तो इजाफी 10 लोगों के लिए भी $20,000 ही जाएंगे आपके, हमारी। तो फिक्स्ड कॉस्ट एक कैपेसिटी तक, एक सर्टेन कैपेसिटी तक फिक्स्ड ही रहती है। जैसे ही कैपेसिटी तजावुज करती है तो दोबारा से नया फिक्स्ड का बकेट उसमें ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ क्या होती है। बहरहाल अभी लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो रही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर आपको एक मिसाल दी गई है, मिसाल को पहले पढ़ लेते हैं कि डेस्क PLC एक डेस्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है ना 500 डेस्क पर मंथ है, पूरे महीने में 500 डेस्क बना सकती है वो, और टोटल फिक्स कॉस्ट उसकी जो है $10,000 पर मंथ है। अब वो 500 की 500 बना दे डेस्क पूरे महीने में, तब भी उसको $10,000 ही देने, या 100 डेस्क बनाए तब भी उसके $10,000 जाएंगे, क्योंकि फैसिलिटी का रेंट है वो तो जाएगा, लोगों की सैलरी वो तो जाएगी, ठीक है ना। 200 यूनिट्स बनाए, जितने भी बनाए, एक भी यूनिट ना बनाए तब भी $10,000 की कॉस्ट उसको देनी ही देनी है। क्लियर हो गई ये बात। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड करता हूं आउटपुट से तो मेरे पास आ जाती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना। उसी फिक्स्ड कॉस्ट को एवरेज कर दिया, कैसे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो कि जितनी डेस्क बनाई उससे, तो जितनी ज्यादा डेस्क बनती जाएंगी उतना ही एवरेज कम आता चला जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट तो महीने की 10,000 ही है ना। तो 500 यूनिट तक अगर मिसाल तौर पे 500 यूनिट बना दिए तो $10,000 डिवाइड बाय 500, तो ये आ गए $20 फिक्स कॉस्ट ऑन एवरेज पर डेस्क, अगर 500 डेस्क बनाई। लेकिन अगर 100 डेस्क बनाई तो फिर आपकी $100 पर डेस्क एवरेज आएगी, अगर सिर्फ 100 डेस्क बनाई, ठीक है ना। पर डेस्क फिक्स कॉस्ट जो एवरेज हो रही है वो 100। तो ये डिपेंड करती है एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है, पर जैसे जैसे प्रोडक्शन क्वांटिटी आउटपुट लेवल बढ़ता जाता है और उसमें एवरेज आउट करेंगे ना फिक्स कॉस्ट को, तो वो गिरता चला जाएगा कर्व, ठीक है। सो दिस इज एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एक भी यूनिट नहीं बनाएंगे तो उसकी तो अभी मैं मिसाल नहीं ले रहा, वो तो ग्राफ पे फिट नहीं होगी, ठीक है ना। वो तो मतलब पूरी की पूरी $10,000 ही देनी है ना फिर तो। लेकिन जहां 100 यूनिट्स बनाए तो पर डेस्क 100 यूनिट्स बनाए तो $10,000 की जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 100 यूनिट से डिवाइड हो गई। तो पर डेस्क ऑन एवरेज $100 की पड़ी, पर डेस्क $100 फिक्स्ड कॉस्ट पड़ी अभी तो, खाली अभी वेरिएबल की बात नहीं की, ठीक है ना। फिक्स्ड कॉस्ट ऑन एवरेज पर डेस्क $100 है। लेकिन जहां आपने 200 यूनिट्स बनाए तो पर डेस्क फिक्स्ड कॉस्ट जो है $50 पे चली गई। जहां आपने 500 यूनिट्स बनाए तो पर डेस्क फिक्स्ड कॉस्ट $20 पे चली गई, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम ही है ना $10,000, वो फिक्स कॉस्ट थोड़ी चेंज होगी। जब तक 500 से तजावुज नहीं कर रहे तब तक वो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। तो $10,000 डिवाइड बाय 500, एवरेज क्या आया $20, ठीक है ना। एवरेज फिक्स कॉस्ट समझ में आ गई क्या होती है, ठीक है। जहां 500 से तजावुज कर गए तो फिर दोबारा से नई फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, नया किराया $10,000 का, और वो स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट होगी। उसके केस पर भी हम आते हैं स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। अब कह रहे हैं नाउ से डेस्क PLC प्लान्स टू डबल इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। वो चाहते हैं कि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल कर लें, ठीक है। तो उनको दोबारा वही सारे खर्चे करने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली वो सारे खर्चे रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि जब बड़ी फैसिलिटी ले रहे हो तो आप हो सकता है अच्छा बार्गेन ले लो। पिछली दफ़ा तो फर्स्ट टाइम थे ना,
बिजनेस में नए नए थे तो इतना अच्छा बार्गेन नहीं मिला, तो एकदम एग्जैक्टली डबल नहीं होगा, ठीक है ना। हो सकता है सेम फैसिलिटी का ही बराबर वाली जगह ले रहे हो तो वो उस सेम ओनर की हो तो और डिस्काउंट में देते, लेकिन फिलहाल हम सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली अगर एक कैपेसिटी $10,000 में चल रही है और उससे एक भी यूनिट ज़्यादा अगर हमारा डिमांडेड है, एक भी यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, 500 डेस्क से एक भी यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मुझे दोबारा से एक नई फैसिलिटी चाहिए, तो फिर ये स्टेप आ जाएगा, सही है। 500 यूनिट्स के बाद ये हो गया स्टेप फिक्स कॉस्ट, इसलिए। और ये कब तक चलेगा? 1000 यूनिट तक के, अगले नए 500 यूनिट्स तक के लिए, ठीक है। तो और स्टेप फिक्स कॉस्ट का एवरेज आउट करते हैं तो ऐसा बनता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो तो हमने देखा था, यूं जा रहा था कर्व। फिर 500 यूनिट के बाद, ये 500 यूनिट पे क्या था? 20, क्योंकि $10,000 थे आपके फिक्स कॉस्ट जो कि डिवाइड हो रही थी 500 यूनिट से, तो $20 आ रहा था पर डेस्क आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। उसके बाद लेट सपोज एक यूनिट ऊपर बना तो $20,000 डिवाइड बाय 501, तो उस वक्त क्या आया? अभी ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऑलमोस्ट 40 पे पहुंच गया, ठीक है ना। जब $10,000 डिवाइड बाय 500 यूनिट्स 20 आ रहा है तो $20,000 डिवाइड बाय 501 वो ऑलमोस्ट बराबर होगा $40 के पर डेस्क को एवरेज आएगी। तो ये देख रहे हो $40 पे एवरेज आउट हुआ, सही है। और ये तो यहां से क्यों शुरू नहीं हुआ उजैर भाई? बेटा यहां से इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि ये 501 का जो एक यूनिट है उस पे अगले 10,000 डिवाइड नहीं हो रहे ना, जो 10,000 से $20,000 है वो पूरे 501 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो मार्जिनल देखना होता तो एक इजाफी यूनिट की वजह से $10,000 ऐड हुआ, उस केस में तो मार्जिनल देखने में। लेकिन अभी तो हम टोटल रख रहे हैं ना, प्रोडक्शन नीचे और टोटल फिक्स कॉस्ट ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर 700 डेस्क हमारी बनती है या 600 डेस्क बनती है, 600 डेस्क बनती है तो टोटल $20,000 डिवाइड बाय 600 डेस्क, दिस इज ऑलमोस्ट 33.33, ठीक है ना। $20,000 डिवाइड बाय 600 यूनिट्स, इट्स ऑलमोस्ट $33.3 पर डेस्क एवरेज फिक्स कॉस्ट आ रही है। तो ये फिक्स कॉस्ट के अंदर इजाफा होना ये कब पॉसिबल है? स्टेप की वजह से, कि एक सर्टेन लेवल तक, वरना ये तो बड़ी दुप्पल सी बात है ना कि फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी चाहे जितने यूनिट्स बना लो। कैसे हो सकता है? चाहे जितने यूनिट्स इन द मैक्सिमम कैपेसिटी बना लो, कितने कम बनाओ, एक भी ना बनाओ या मैक्सिमम कैपेसिटी तक बनाओ, फिक्स कॉस्ट $10,000 रहनी। लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी को तजावुज करने के लिए दोबारा से नई फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, एक और वैसी ही, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकली ये नहीं होता, एक आध के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक क्लासरूम है उसके अंदर 20 बच्चों की कैपेसिटी है, अब 2 बच्चे और आ रहे हैं, उसके लिए नया क्लासरूम, नई टाइम, नया टीचर सब नहीं होगा, कई सीटें एडजस्ट करा के 2 बिठा देते, प्रैक्टिकली तो ये होता है, सही। लेकिन अगर हम उसको वैसे रखें बिल्कुल कि हमें हमारी एक बर्फ़ की ट्रे है जिसमें टोटल 10 आइस क्यूब्स आ सकती हैं, तो 11वीं आइस क्यूब के लिए नई ट्रे भरनी पड़ेगी, अब वो चाहे एक ही आइस क्यूब मजीद इजाफी हो, सही। सो इट्स मोर लाइक दैट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती हैं जो आउटपुट के साथ बढ़ती हैं, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो पर यूनिट सेम रहती है। पर यूनिट तो सेम होती है, आप 100 यूनिट्स बनाओ, 200 यूनिट्स बनाओ, 300 यूनिट्स बनाओ, आपको पर यूनिट, हालांकि बल्क डिस्काउंट वगैरह मिलता है लेकिन उसको अभी इग्नोर करो, 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करो, 200 300 जितने भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करो, आपकी एक यूनिट बनाने की अगर कॉस्ट मिसाल तौर पे $20 है ना, तो 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट, जितने भी यूनिट्स है, पर यूनिट जो है ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 20 ही रहेगी, इग्नोरिंग एनी बल्क डिस्काउंट्स। एक होता है ना, नहीं 100 यूनिट्स अगर मैं बना रहा हूँ तो मुझे 20 के पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे 100 यूनिट्स बनाने में $2,000 के पड़ रहे हैं, तो एक यूनिट ऑलमोस्ट 20 का पड़ रहा है, ठीक है, समझ में आता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 200 यूनिट्स मुझे $4,000 के पड़ रहे हैं, ये भी समझ में आता है, 200 यूनिट $4,000 का $20 ही पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं 1000 यूनिट्स बना रहा हूँ तो कोई तो डिस्काउंट देगा मुझे, सही ना। तो वो 1000 यूनिट जो है वो मुझे $20,000 के नहीं देगा, बल्कि $15,000 के पड़ रहे हैं अगर, तो ये तो बन रहे ये $15 एवरेज आ रही है वेरिएबल कॉस्ट की। क्यों? क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बल्क डिस्काउंट वगैरह। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको अभी इग्नोर करो,
कॉन्सेप्ट को आइसोलेशन में समझो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, वो अगर चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिरती है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से गिरती है, लेकिन वो तब पढ़ना जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ पढ़ना हो। लेकिन अभी हम कॉस्ट को आइसोलेशन में पढ़ें, अलग से पढ़ें, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट यूं बढ़ती है बिल्कुल लाइक दिस कर्व। सही है, उसके ग्राफ्स देख लो। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है कि अगर आपकी एक डेस्क पड़ रही है, कितने की जरा मैं देख लेता हूँ, $40 की एक डेस्क पड़ रही है। इसका ब्रेकअप भी देख लेता हूँ। ईच डेस्क प्रोड्यूस बाय डेस्क पीएलसी इनकर्स वेरिएबल कॉस्ट ऑफ $40, $40 की पड़ रही है, जिसमें 25 का मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रही है 10 की, और ये तो 35 बने, और $5 प्रोडक्शन डिजाइन के आप दे रहे हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो नहीं रॉयल्टीज देते हो कि आपने किसी का प्रोडक्शन जिस किसी और का पेटेंटेड प्रोडक्शन डिजाइन यूज किया, उसी तरीके से प्रोड्यूस की, तो उसको पर यूनिट मैन्युफैक्चर की जो डायरेक्ट एक्सपेंस पे कर रहे हो ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने अकाउंट्स के अंदर, तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस ये कि कोई किसी किस्म की रॉयल्टी पे कर रहे हो पर डेस्क अगर आप, तो वो भी क्योंकि वेरी कर रही है हर डेस्क के हिसाब से। तो टोटल $40 की आपकी वेरिएबल कॉस्ट है पर डेस्क के सेम रहेगी, चाहे 100 बनाओ, 200 बनाओ, 300 बनाओ, 400 बनाओ, पर डेस्क सेम रहेगी, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई होने के बाद इस तरह लीनियर ग्रोथ देगी। $40 के हिसाब से अगर आप 200 डेस्क बना रहे हो तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 200 इट्स लाइक $8,000। ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये $8,000 के करीब कहीं आ रही है। इसी तरीके से अगर आप बना रहे हो 500 डेस्क, अगर 500 डेस्क बना रहे हो तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो 500 डेस्क मल्टीप्लाइड बाय $40 की एक बन रही है। ठीक है, तो दिस इज लाइक 40,000 का आधा $20,000 यही देख लेता ना। सही, 500 डेस्क के वेरिएबल कॉस्ट है सिर्फ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर इसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट देखूं तो $20,000 को डिवाइड कर रहा हूं 500 से, तो भी आंसर क्या आ रहा है 40। या मिसाल के तौर पे $8,000 है, उसको डिवाइड कर रहा हूं 200 डेस्क से, तब भी आंसर आ रहा है 40। सी, तो पर यूनिट सेम रहता है वेरिएबल कॉस्ट का। सो इट्स उल्टा है फिक्स्ड कॉस्ट के। फिक्स्ड कॉस्ट का जो पर यूनिट है ना एवरेज, वो गिरता है। जितने यूनिट्स बनाओगे तो उतने यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो पर यूनिट गिरती रहेगी। अगर $10,000 आप पे कर रहे हो फिक्स कॉस्ट और एक ही यूनिट बनाया तो पूरी की पूरी उस यूनिट के ऊपर के सर पे आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। $10,000 पे फिक्स कॉस्ट पे गिरे और 10,000 यूनिट्स बना दिए तो पर यूनिट $1 फिक्स कॉस्ट आई, जी गिरती है जितने जितना आउटपुट लेवल बढ़ता है। तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होती है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, बढ़ती रहती है। क्लियर है? फिर आ जाते हैं टोटल कॉस्ट के ऊपर। तो टोटल कॉस्ट किससे मिलके बनती है? लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिला दो तो टोटल कॉस्ट बन जाती है। और इसीलिए टोटल कॉस्ट की नेचर क्या होती है? सेमी वेरिएबल, क्योंकि दोनों का इसमें इफेक्ट आ रहा है, फिक्स्ड का भी और वेरिएबल का भी। अब आप ज़रा इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करो। नंबर ऑफ डेस्क प्रोड्यूस, जीरो भी बनाओगे ना तो $10,000 मंथली फिक्स कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट $10,000। 100 यूनिट्स बनाए तो $4,000 वेरिएबल कॉस्ट ऐड हो गई। सही, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट 14,000 टोटल कॉस्ट। 100 यूनिट्स ऐड होते जा रहे, 4,000 कॉस्ट बढ़ती जा रही। क्लियर है? तो फिक्स कॉस्ट लेकिन वो 10 ही है। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है वो आपसे ये पूछ ले, दो एक्टिविटी लेवल्स दे दे, एक्टिविटी लेवल ये एक एक्टिविटी लेवल है, ये दूसरा एक्टिविटी लेवल है, दो एक्टिविटी लेवल्स दे दे और आपसे पूछे कि बताओ इसमें फिक्स्ड कितनी है, वेरिएबल कितनी है। मतलब ये देखो 400 यूनिट्स पे अगर टोटल कॉस्ट हमारी हो रही है $26,000 और 500 यूनिट्स पे हो रही है टोटल कॉस्ट $30,000, तो आप ये सबसे पहले समझना जो इजाफी मार्जिनल यूनिट्स है उससे मार्जिनल कॉस्ट जो बड़ी है वो वेरिएबल है। तो इजाफी 100 यूनिट्स वजह बन रहे हैं इसके कॉस्ट के इंक्रीमेंट की, और फिक्स कॉस्ट तो हिलती नहीं है जगह से। फिक्स कॉस्ट तो गिवन कैपेसिटी के अंदर सेम रहती है ना, तो कोई स्टेप नहीं आया अब। और जब तक बताया ना गया हो ना कि फिक्स कॉस्ट बढ़ गए तब तक अज्यूम करना फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी।
फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो $4000 जो इजाफा हुआ है कॉस्ट के अंदर, वो किस वजह से हुआ है? 100 यूनिट्स के इजाफे की वजह से। तो जब $4000 को मैं डिवाइड करूंगा 100 यूनिट से, तो मेरे पास क्या निकलेगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी, क्योंकि मैंने जो वेरी होने वाला हिस्सा है उसको डिवाइड कर दिया इंक्रीज इन क्वांटिटी से। तो जो मार्जिनल डिफरेंस आया ना कि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने की वजह से जो कॉस्ट बढ़ी है, तो वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमने इस तरह डिवाइड कर दिया उतने यूनिट से। तो $40 पर यूनिट हमारी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। जब वेरिएबल कॉस्ट निकल आई ना, तो फिक्स कॉस्ट निकालना आसान हो जाता है। तो कैसे निकालो कि अब आप दोनों एक्टिविटी लेवल्स में से $40 आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट आ गई पर यूनिट, ठीक है, VC 40 पर यूनिट है, ठीक है। अब आप 400 यूनिट्स में को मल्टीप्लाई करो 40 से, तो कितना बनता है? 16000। तो 16000 वेरिएबल कॉस्ट है। तो 26 में से 16 अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो बची फिक्स कॉस्ट कितनी? $10,000, ठीक है। तो 400 यूनिट्स को के अंदर अगर पर यूनिट $40 नो वेरिएबल कॉस्ट है, तो वो 16000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनी। तो उस हिसाब से $10,000, 26 में से 16000 वेरिएबल कॉस्ट होने की वजह से $10,000 फिक्स कॉस्ट है। कभी इस तरह का सवाल आ जाए तो यू जस्ट हैव टू यूज बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस। बहरहाल सही। हालांकि इन ग्राफ्स को अगर अलग अलग से देखें तो ये अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं इनके। फिक्स्ड कॉस्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? 10,000 से और सीधा सीधा जा रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, राइट। वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होकर जितनी एक्टिविटी लेवल बढ़ेगी उसी हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये इस तरह से जा रहा है, पर यूनिट 40 के रेट से हमारा बढ़ रहा है हमारे केस में। तो वेरिएबल कॉस्ट की कर्व को अगर टोटल कॉस्ट के ऊपर रख दिया जाए, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट के कर्व को अगर फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर रख दिया जाए, तो ये हमारा कर्व कौन सा कर्व कहलाएगा? टोटल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ये ऑरेंज वाला था, फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व ये ग्रे वाला है। तो वेरिएबल कॉस्ट कर्व को उठा के अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर से शुरू कर दें तो कितने क्या हो गया? हमारा टोटल कॉस्ट, सही। अब जैसे 500 यूनिट्स के वक्त हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? $30,000। और अलग अलग देखना हो तो 500 यूनिट्स के वक्त वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? $20,000 और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 500 यूनिट्स के वक्त भी? $10,000। तो इन दोनों को मिला दो तो ये $30,000 बना। क्लियर? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, जब आपको टोटल कॉस्ट पता है तो उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, जो भी आपका एक्टिविटी लेवल है। इसको मैं कहता हूं एक्टिविटी लेवल, कितना आउटपुट है या कितने यूनिट्स बनाए। तो टोटल कॉस्ट को जब उससे डिवाइड कर दोगे तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। देखो पहले हमने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया था नंबर ऑफ यूनिट से, वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट थी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरती है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। जब वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट बना दो ना, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो, तो अब मेरा ये सवाल है, बताओ वो गिरेगी या सेम रहेगी? फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं जब, ठीक है ना, सवाल समझना। तो जो हमारे पास आंसर आता है एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, वो जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उतनी पर यूनिट कम आएगी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरती चली जाएगी जितने ज्यादा हमारा डिनोमिनेटर होगा, मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, राइट। वेरिएबल कॉस्ट जितने भी यूनिट्स बना लो पर यूनिट सेम ही रहेगी, क्योंकि जब वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर न्यूमरेटर बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में डिनोमिनेटर भी बढ़ता है, तो हमारा पर यूनिट सेम रहता है। टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट का भी एक इफेक्ट है और वेरिएबल कॉस्ट का भी एक इफेक्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट का ये इफेक्ट है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे पर यूनिट गिरती है। और वेरिएबल कॉस्ट का क्या इफेक्ट है? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वो सेम ही रहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जितने भी यूनिट्स बढ़ते चले जाएं, नीचे डिनोमिनेटर जितना बढ़ता चला जाए उतना ही न्यूमरेटर जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है बढ़ता है, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है। तो टोटल कॉस्ट के अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा? यस, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट गिरेगी। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट पर यूनिट गिरेगी। किसके आंसर? इस आंसर की वजह से नहीं, इसके इफेक्ट की वजह से। दोनों का इफेक्ट है ना, लेकिन जिस रेट से गिरेगी ना, जिस रेट से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरती है ना, उससे लोअर रेट से गिरेगी टोटल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रह रही है ना।
तो वो उसको न्यूट्रलाइज करेगी कहीं ना कहीं इफेक्ट को। अगर मेरी बात समझ गए गुड है, वरना इट्स फाइन। ये समझना इस पॉइंट पे इतना ज़रूरी नहीं है सच, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट बोला है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं बोला। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और ये यही बता रहा है कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट डिमिनिशेस एज द एक्टिविटी लेवल, मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इंक्रीजेस। जैसे क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ती है तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट गिरती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट एलिमेंट इन इट। सही, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट देख रहे हो गिर रही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट यूनिट को डिवाइड कर दो, 4000 को 100 से डिवाइड करो 40 आएगा, 8000 को 200 से डिवाइड कर दो 40 आएगा, 12000 को 300 डिवाइड करो 40 आएगा। सही, लेकिन जब हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करें नंबर ऑफ यूनिट से तो वो गिर रही है फिक्स कॉस्ट की वजह से। टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है हमारा? जितने माल बेचा मल्टीप्लाइड बाय उसकी सेलिंग प्राइस, टोटल रेवेन्यू आ गया। एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ? टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, हाँ, प्रोड्यूस से नहीं। अभी तो हम ये अज्यूम करें जितने प्रोड्यूस के सारे बिक गए, कोई क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं है। पर एक आपको हेडिंग नजर आ रही है मार्जिनल रेवेन्यू की भी, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब यहाँ पर आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं शुरू से मार्जिनल का मतलब इसलिए बताना चाह रहा हूँ और अभी तक बताता आया हूँ ताकि आप वो साइंस पकड़ लो मार्जिनल की, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बहुत सारे जो डिसीजन मेकिंग है वो रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग होती है। रेलिवेंट से मुराद ये है कि मार्जिनल के बेसिस पे होती है कि अगले यूनिट से कितना फर्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर 2 लेबर्स हैं, वो 10 चेयर्स बनाते हैं मिलके, तो ऑन एवरेज पर लेबर शायद 5 बन रही है। देखो ना, 10 चेयर्स बना है 2 लेबर, तो लेबर्स यहाँ हैं, काम करने वाले यहाँ हैं, और क्वांटिटी प्रोडक्ट की यहाँ पर लिखी हुई है। तो एवरेज अगर प्रोड्यूस देखें इनका, तो 10 डिवाइड बाई 2 पर लेबर 5 बन रहा है। सही, लेकिन तीसरा लेबर आने से अगर 18 चेयर्स हो जाती हैं तो आप कहोगे एवरेज पर लेबर 6 है। पर अगर आप 2 से तीसरे पे जाना है कि नहीं ये डिसीजन लेने लगे हो, तो आप से मार्जिनल को देखोगे कि एक इजाफी ने कितना फ़ायदा ऐड किया। सही है, अगर एक इजाफी लेबर ने ज़्यादा फ़ायदा ऐड किया रिलेटिवली तो अच्छी है, तो मतलब गो फॉर दैट डिसीजन। लेकिन अगर एक इजाफी लेबर ने मतलब 2 से 3 किए लेकिन 12 हो रही है चेयर्स, तो आप कह रहे हो पर लेबर जो 4 एवरेज आ रही है। एवरेज आप 4 कर रहे हो, वो इस वजह से 4 आ रही है, जो पिछले 2 थे ना वो 5-5 बना रहे हैं, एक और इजाफा कर रहे हो तो उससे 2 चेयर बना रहे हो, तो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। सही है, तो मार्जिनल से मार्जिनल चीज होता है ना कि कोई एक साइड एक वेरिएबल इंक्रीमेंट हो तो उसकी वजह से दूसरा मार्जिनली कितने से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है मार्जिनल का कॉन्सेप्ट। तो उसी को रेवेन्यू में रख के सोचें कि पिछले रेवेन्यू और अगले रेवेन्यू का फर्क होता है मार्जिनल रेवेन्यू। अगर पहले आप 300 यूनिट्स बेच रहे थे और आपने रेवेन्यू कमाया मिसाल के तौर पे $54,000, ठीक है, उसके बाद आप अगर 400 यूनिट्स बेचते हो और वो आपको रेवेन्यू दे रहा है $70,000, तो इजाफी 100 यूनिट्स ने आपको कितना रेवेन्यू दिया? $16,000 का, ठीक है, इजाफी 100 ने। तो एक्चुअली जो इजाफी 100 यूनिट्स बिके तो वो $160 ऊपर पे बिके, या कह लो ये बिक सकते हैं और ये बिक सकते हैं, 2 अल्टरनेटिव्स हैं। चलो बिके नहीं तो बिक सकते हैं इतने में और इतने में, ठीक है। अब पहले $54,000 को अगर मैं 300 से डिवाइड करूं तो आई थिंक 180 आएगा। 540 डिवाइड बाय 3 180। तो पहले जो 300 यूनिट्स बिक रहे हैं वो ऑन एवरेज $180 के प्राइस पे बिक रहे हैं ईच, और इजाफी 100 यूनिट जो आप बेचने जा रहे हो वो ऑन मतलब वो हर यूनिट $160 का बिकेगा। सो लेट्स शैल वी गो फॉर इट और नॉट, ये वाला डिसीजन है। सही ना, तो पता चला नहीं हमारी तो कॉस्ट ही $160 आ रही है, तो कहने को रेवेन्यू में अच्छा लग रहा है आपको, बट लेट्स नॉट गो फॉर इट, क्योंकि जो जितने का रेवेन्यू में इजाफा होगा $70,000 तक पहुंचने के लिए, उतने की तो 100 यूनिट्स की कॉस्ट है। तो इससे तो 300 यूनिट्स ही सेल करे $54,000। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्जिनल रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन मार्जिनल जो इंक्रीज है ना वो इतना ज्यादा ना हो, बल्कि उससे ज्यादा तो हमें कॉस्ट लग जाए,
ठीक है। तो मार्जिनल की वर्किंग जो है ना, मैं ये बताती कि एक इजाफी यूनिट से कितना बेनिफिट ऐड हुआ या एक इजाफी यूनिट से कितनी कॉस्ट ऐड हुई। तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू की बात हो रही है, तो मतलब फर्दर इंक्रीज इन रेवेन्यू कैसे आया। तो इसका फॉर्मूला लिखा है रेवेन्यू 2 माइनस रेवेन्यू 1, मतलब करंट रेवेन्यू ऑल्टरनेटिव 2 के अंदर कितना रेवेन्यू का $70,000 और ऑल्टरनेटिव 1 में कितना $54,000। ठीक है। तो ये बस अभी रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा वर्किंग भी नहीं की भी, ये आपको पता भी नहीं होना चाहिए इस स्टेज पे, कोई मसला नहीं है, पता है तो। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन, रेवेन्यू कर्व बिल्कुल ऐसा है कि एक भी यूनिट नहीं बेचोगे तो जीरो रेवेन्यू। जैसे वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, एक भी यूनिट नहीं बनाओगे तो जीरो से स्टार्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट की बात करो, टोटल कॉस्ट तो अगर एक भी यूनिट नहीं बनाए तो कम से कम फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होती है। सो वेरिएबल कॉस्ट एक भी यूनिट नहीं बनाओगे एक भी डॉलर खर्च नहीं होगा। 1000 यूनिट बनाओगे तो 1000 यूनिट्स के हिसाब से 40 के हिसाब से अगर खर्च हो रहा है तो $40,000 खर्च होंगे। क्लियर है। 500 यूनिट्स बनाओगे तो वेरिएबल में $20,000 खर्च हो रहे हैं। लेकिन यहां पर रेवेन्यू की बात करते हैं अगर, तो रेवेन्यू भी वेरी करता है, सही, पर यूनिट सोल्ड पे। तो एक यूनिट कितने का सेल हो रहा है, 100 यूनिट्स पे कोई मिड पॉइंट आ जाए ना, ओके 300 यूनिट्स पे, यहाँ पर कोई ये भी थोड़ा सा नीचे है 20,000 से। चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या अज्यूम्ड है, अगर हमारे पास टेबल हो रेवेन्यू का कोई टेबल, ओके फाइन। चलो एक बहुत अच्छा टेबल है, इसमें सब कुछ आ गया ना, ब्रेक इवन पॉइंट भी आ गया, ये बेहतरीन है। अब और से सुनना ही है कि ब्रेक इवन पॉइंट की वर्किंग है तो रिवाइज भी हो जाएगी। पहले तो रफली ब्रेक इवन पॉइंट को समझो होता क्या है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, वो पॉइंट कि जिसमें हमारी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाए, इतने यूनिट सेल कर लें कि हमारी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अब एक बिजनेस है जिसकी कोई फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, सही है, तो उसको तो एक भी यूनिट ना बेचे तब भी वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे, क्योंकि एक भी यूनिट नहीं बनाया तो कोई वेरिएबल कॉस्ट हुई नहीं और कोई फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। तो वो ऐसा बिजनेस जिसकी कोई फिक्स कॉस्ट ना हो तो वो तो उस वक्त खड़ा ही ब्रेक इवन पॉइंट पे, क्योंकि वो एक यूनिट बेचेगा ना, मिसाल के तौर पे कितने का बिक रहा है यहाँ पर $65 का, $65 का। तो अगर एक यूनिट बेचता है ना $65 का और उसकी लेट्स सपोज से वेरिएबल कॉस्ट है $40, तो एक यूनिट पे उसका प्रॉफिट हो गया $25 का, तो प्रॉफिट में आ गया, सही है। एक भी यूनिट नहीं बेचेगा तब जाके वो ब्रेक इवन पे खड़ा है। लेकिन ऐसा बिजनेस जिसकी कोई फिक्स्ड कॉस्ट हो तो फिर उसके साथ प्रॉब्लम है, वो एक भी यूनिट नहीं बेचेगा तो $10,000 की कॉस्ट तो खड़ी है ना उसके सिर पे, सही है। तो अगर वो मिसाल के तौर पे यहां से मैं टोटल कॉस्ट का एक वो उठा लेता हूं कॉलम, और नंबर ऑफ यूनिट्स का कॉलम, ठीक। सो अगर बिजनेस एक भी यूनिट नहीं बेचेगा तो वो लॉस में है, क्योंकि उसकी टोटल कॉस्ट $10,000 है, उसका रेवेन्यू मतलब इनकम जीरो है और टोटल कॉस्ट उसकी $10,000 है, तो वो लॉस में आ जाएगा $10,000 के, सही। अगर वो 100 यूनिट्स बेचेगा तो 65 की प्राइस पे अगर बेच रहा है, 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 65, तो $6,500 का उसका रेवेन्यू हुआ। लेकिन कॉस्ट अब टोटल चेंज हो गई है, कॉस्ट ये नहीं रही, क्यों? क्योंकि अब 100 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। तो मैं फिक्स कॉस्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ $10,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 100 यूनिट्स की। एक यूनिट कितने का है? 40 का, ठीक है ना। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 यूनिट्स $4,000, $4,000 उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो कितनी हो गई टोटल कॉस्ट उसकी इस केस में? $14,000। जब $6,500 से $14,000 माइनस करेगा तो क्या होगा? स्टिल लॉस होगा। कितने का होगा? $7,500 का, ये भी लॉस है। ब्रैकेट में डालना हो तो मतलब लॉस है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, जैसे यूनिट्स बढ़ाऊंगा ना, 100 से 200 करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट के भी यूनिट्स बढ़ जाएंगे, वो भी 100 से 200 हो जाएंगे। तो मैं जब कोशिश करूंगा ना कि यार मैं जैसे जैसे कॉस्ट को कैच करने लगूं कि मैं इतना भेज दूं कि 14,000 कवर हो जाए,
तो उसके लिए यूनिट्स बढ़ाऊंगा ना मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो टोटल कॉस्ट में भी तो इजाफा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है, एक कॉन्सेप्ट है कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन का मतलब कि आप सबसे पहले अपनी सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो। सेलिंग प्राइस है 65, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो 40, सही ना, क्योंकि वो तो हर यूनिट जो 65 का बेचोगे सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट अलग हो ही जाएगी, अलग करनी है ना। तो अगर आप 100 यूनिट्स बना रहे हो तो 100 यूनिट से रेवेन्यू तो 6500 आ रहा है, लेकिन उस रेवेन्यू में से ठग करके जो है 4000 तो 100 यूनिट्स के वेरिएबल कॉस्ट में निकल जाएगा, तो 2500 बचेगा जो कंट्रीब्यूट करेगा आपकी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। तो हमें एक्चुअली सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि हमें कितनी दफा, यहां पर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है $25 कि बिक रहा है $65 के आपकी चीज सेलिंग प्राइस $65 है उसकी, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट है $40, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना बच रहा है $25, ठीक है ना। तो कितनी दफा $25 मैं ऐड करूंगा तब जाके मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। अच्छा, इस $25 से वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना बाकी नहीं है, वो तो हमने पहले ही उड़ा दी ना। एक्चुअली तो हमें 65 आ रहे हैं सेल करके, लेकिन 65 में से सबसे पहले 40 अलग कर रहे हैं कि ये तो मेरी हर यूनिट जितने यूनिट्स बेच रहा हूं ना 65 के, हर यूनिट के 40 मुझे अलग करने हैं वेरिएबल कॉस्ट की मद में। तो जो 25 बचे रहे ना हर दफा, वो कंट्रीब्यूशन कहलाती है ये चीज कि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट अलग कर दो तो 25 जो बच रहा है वो कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी दफा ऐड चाहिए मुझे, कितने यूनिट्स बेच के, इतनी दफा इतने यूनिट्स बेचने हैं कि मेरी जो फिक्स कॉस्ट है $10,000 की वो भी रिकवर हो जाए, तब जाके मैं आऊंगा नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में। ठीक है, दोबारा सुन लो, सेलिंग प्राइस जो है उससे मुझे सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट अलग करनी है, तो क्या बच जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस मेरी $65 की थी, सही है। अगर मैंने एक भी यूनिट नहीं बेचा तो $10,000 मुझे फिक्स कॉस्ट के रिकवर करने हैं। तो मैं सोच रहा हूं $65 के इतने यूनिट्स बेच दूं कि $10,000 मेरे पास जमा हो जाएं और मैं फिक्स कॉस्ट पे कर दूं, लेकिन उससे मेरी टोटल कॉस्ट नहीं उतरेगी, क्योंकि जितने यूनिट्स मैंने 65 के बेचे उतने खरीदे भी तो होंगे 40 के हिसाब से, या बनाए भी तो होंगे लेबर 40 के हिसाब से, तो उनको भी तो 40 अब दे रहे हैं। तब उनको जब 40 वापस कर दूंगा सबके, तो फिर तो मेरे पास जो 10,000 बना लिए थे, कमा लिए थे मैंने, उसमें 40 निकलने के बाद हो सकता है और बहुत कम रह गया अमाउंट, तो उससे तो फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होगी। तो अब मैं मजीद यूनिट्स बेचने की कर रहा हूँ 65 के। जब मजीद यूनिट 65 के बेच रहा हूँ तब दोबारा कंट्रीब्यूशन अलग हो रहा है, फिर फिक्स कॉस्ट के लिए पूरे नहीं हो रहे पैसे। तो सबसे पहले आपने कहा कि भाई सेलिंग प्राइस तो मेरी पूरी सेलिंग प्राइस में से सबसे पहले जो अलग होने वाली चीज़ है उसको अलग कर ही दो, $40 वेरिएबल कॉस्ट, ताकि हमें पता चले कि अब हमें इस अमाउंट में हर यूनिट सेल करने, बिक तो 65 का रहा है हर यूनिट, लेकिन हर यूनिट 65 का 65 का जो बेच रहा है उसमें से 40 अलग होने के बाद जो 25 बच रहा है उससे अब से फिक्स कॉस्ट हमें कवर करनी है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हम पहले ही अलग कर चुके हैं। तो फिक्स कॉस्ट जिससे सिर्फ कवर करनी होती है वो अमाउंट कहलाती है कंट्रीब्यूशन। और एक दफा कंट्रीब्यूशन आपने कैलकुलेट कर लिया, कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन आ गया आपके पास $25। अब आपने कहा कि मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, $10,000, तो $25 करके कितने यूनिट्स के जरिए $10,000 रिकवर होगी, तो ये $10,000 डिवाइड बाय 25, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 100 होता है, तो 400 यूनिट्स अगर मैं सेल करूंगा तो हर यूनिट पे $25 जमा करके फिक्स कॉस्ट पे ऑफ कर दूंगा। 400 यूनिट जब 65 के सेल करूंगा तो 400 के 400 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 40 अलग हो गई। अब जो बची वो कंट्रीब्यूशन इतना बचा कि अब फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाए, ठीक है ना। सो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यही चीज मैं बिजनेस स्टडीज के अंदर बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, डिटेल में समझा चुका हूँ, इसमें थोड़ा सा इफेक्ट देना था समझाने का। तो फिक्स कॉस्ट मेरी रिकवर करनी थी $10,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $25 था। तो ऐसे करके मुझे ब्रेक इवन क्वांटिटी पता चल गई कि कितने यूनिट सेल करूंगा, 400 यूनिट सेल करूंगा तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचूंगा। ये मैं बाय फॉर्मूला निकाल लिया ब्रेक इवन पॉइंट। अगर बाय कर्व निकालना हो, बाय ब्रेक इवन मतलब ब्रेक इवन के ग्राफ से अगर ये चीज निकालनी हो
तो ये कुछ ऐसे निकलेगी। इस ग्राफ को मैं यहां रखता हूं, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले पिछले एक ग्राफ के अंदर एक लाइन ऐड करता हूं। ये जो हमारा कंबाइंड कॉस्ट वाला ग्राफ गया ना, इसके अंदर मैं एक लाइन ऐड करता हूं। इस कंबाइंड कॉस्ट वाले ग्राफ के अंदर से मैं ये कंबाइंड कॉस्ट की हेडिंग हटा देता हूं, क्योंकि सिर्फ कॉस्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अब मैं रेवेन्यू का कर्व भी डालने लगा। ठीक है, एक यूनिट अगर मेरा $65 का बिक रहा है, ठीक है ना, 0 यूनिट बेचूंगा तो 0 रेवेन्यू कमाऊंगा, सही। और अगर मैं मिसाल की तरह मैं 500 यूनिट्स बेचूंगा तो 65 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो 65,000 का आधा कमाऊंगा, 32,500। ठीक है ना, तो 500 यूनिट्स पे 32,500 यहाँ 30 और 35 के दरमियान का यहाँ आएगा, यहाँ। ठीक है, तो मैं 0 यूनिट सेल करूंगा तो इतना कमा रहा हूँ, 500 यूनिट सेल कर रहा हूँ तो इतना कमा रहा हूँ। ये मेरा कौन सा कर्व है? रेवेन्यू कर्व। ये मैंने कौन सा कर्व बनाया? रेवेन्यू कर्व। रेवेन्यू कर्व जब टोटल कॉस्ट के कर्व को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट मेरा है ब्रेक इवन पॉइंट। उस पॉइंट की क्वांटिटीज उठा लो तो ब्रेक इवन क्वांटिटीज आ गई। उस पॉइंट का रेवेन्यू उठा लो तो ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया। यहां पर कहीं आ रहा है $26,000, सही ना। $26,000 वो पॉइंट है कि $26,000 का जब आप रेवेन्यू कमाओगे, कैसे कमाओगे? सेल्स आप कर रहे हो 400 यूनिट्स 65 के रेट पे, ठीक है ना, तो आंसर आ रहा है $26,000 आपका रेवेन्यू, सही ना। करके देख लें, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 65 होता है। 6500 मल्टीप्लाइड बाय 2 13,000, 13,000 मल्टीप्लाइड 2 26,000, तो 26,000 ये आ गया। आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है 400 यूनिट्स के हिसाब से, एक यूनिट की $40 है, तो 400 यूनिट की $16,000 हुई। वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, तो जब टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो क्या बचा? 10,000। ये क्या कहलाया मेरा? टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन इतना है, और ये टोटल कंट्रीब्यूशन सब क्या लेस होना रह गई है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ग्राफिकली भी देख लिया उस चीज को और यहां भी देख लिया। अब इस ग्राफ के अंदर इसी ग्राफ को यहां देख लो। थोड़ी सी एक बात यहां पर इजाफी समझ जाओगे आप कि आपके ये जो रेवेन्यू कर्व बन रहा है यहां से यहां तक का, ये ग्रीन लाइन ये रेवेन्यू कर्व है और ये टोटल कॉस्ट कर्व है। बाकी कर्व्स को आप वो कर दो, इग्नोर करो। हालांकि फिक्स कॉस्ट कर्व गुजर रहा है और एक ऑरेंज कर्व सिर्फ वेरिएबल का गुजर रहा है, लेकिन हमने टोटल कॉस्ट ले लिया ना। टोटल कॉस्ट को मैं ब्लू से कर देता हूँ, थोड़ा मोटा बना देता हूँ। चलो, ये टोटल कॉस्ट कर्व है और रेवेन्यू कर्व जो है, क्योंकि रेवेन्यू है तो ग्रीन से कर लेता हूँ। चलो, ये रेवेन्यू कर्व है बस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है, जिसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है 400 डेस्क्स, ये रही, तो $26,000 का रेवेन्यू। इस ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर वाला जितना भी एरिया है, कौन सा एरिया है? कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही। इतना रेवेन्यू भी नहीं अचीव कर रहे कि कॉस्ट रिकवर हो जाए। जब इतना रेवेन्यू नहीं होता कि कॉस्ट रिकवर हो सके टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट ज्यादा और रेवेन्यू कम हो तो क्या होता है? लॉस। तो ये रेड वाला हिस्सा है लॉस का। और जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्वांटिटी सेल की तो सारा एरिया क्या है? एग्जैक्टली प्रॉफिट का। और ब्रेक इवन पॉइंट के जितने यूनिट्स है ना, 400 यूनिट्स, उसके बाद अगर 500 यूनिट्स और 100 इजाफी यूनिट्स बेच रहे हो तो प्रॉफिट पता है कौन सा वाला हिस्सा होगा? खाली हर यूनिट जो सेल कर रहे हैं उस पर जो $65 आ रहे हैं वो प्रॉफिट नहीं है। उस 65 में से 40 तो फिर भी निकलेगा ना, वेरिएबल तो निकलेगा ना। लेकिन अब सिर्फ वेरिएबल निकलने के बाद $25 जो इजाफी बच रहा है उससे कोई फिक्स कॉस्ट कवर नहीं करनी, वो सारा प्रॉफिट में जमा हो रहा है। अब ये हमने कॉस्ट वाला और रेवेन्यू वाला हिस्सा कर लिया। ऑब्जेक्टिव फर्म का क्या होता है? किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइवल करे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग समझा देता हूं मैं, कि इतना प्रॉफिट जनरेट करे कि स्टेक होल्डर्स खुश हो जाएं, शेयर होल्डर्स। बाकी बिजनेस की जो नौयत है ना, वो उस नौयत का हो कि पब्लिक इन्वायरमेंट हर एक के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा हो। अंधाधुन प्रॉफिट नहीं होता इसका मोटिव। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि इतना मोटिव होता है कि इतना प्रॉफिट हो जाए
जो ओनर्स हैं उनको खुश रखने वाला हूँ। और ओनर ने भी जाहिर सी बात है अपने ऑब्जेक्टिव ऐसे सेट किए होंगे फर्म्स को लेकर कि प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग की तरफ जाना, मतलब हमें अपनी सर्विस और गुड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है और एक मिनिमल सा प्रॉफिट के ओनर्स भी खुश रहे, क्योंकि वो फिर ऐसे बिजनेसेस जो है ना जो प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग पे जाते हैं वो लॉन्ग रन में बहुत प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने स्टेक होल्डर्स को खुश रखते हैं। एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वेज रेट दे रहे हैं तो कोई एम्प्लॉय भागेगा नहीं, वरना क्या होता है एक बिजनेस एम्प्लॉय पे इतना टाइम लगा रहा है, एम्प्लॉय जब सीख गया सब, अब वो उस एम्प्लॉय को मार्केट से कोई अच्छा वेज रेट मिलना भाग जाएगा, वो रिटेन ही नहीं रहेगा। तो बिजनेस ने इतना टाइम जो उसको ट्रेन किया वो प्रोडक्टिव हो गया, प्रोडक्टिव होने के बाद भी रिटेन नहीं रह पाया क्योंकि आपने उसको एक्सप्लॉइट ही किया था सब, लेट्स सपोज, ठीक है। सो आप उसको इनपुट जितना दोगे लेबर को, इन्वायरमेंट पे री इन्वेस्ट करो, ठीक है, अपनी फैसिलिटी को वेल मेंटेन्ड रखो, तो लोग आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी, आपके हाइजीन फैक्टर्स की वजह से और आप जिस तरीके से लेबर को अच्छा लेके चलते हो, जिस तरीके से एनवायरनमेंट को सस्टेन करते हो, तो एक लॉन्ग टर्म ब्रांड की सूरत में आपको देखेंगे, ब्रांड लॉयल कस्टमर्स बनेंगे फिर आपके, ठीक है। तो फ्यूचर ग्रोथ और अच्छी है पॉसिबिलिटी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी क्या भाई, हमें एक ये मोटिव भी होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। क्यों? कुछ हिस्सा प्रॉफिट मैक्सिमाइज इसलिए करना है कि कुछ हिस्सा तो शेयर होल्डर को जाएगा, बाकी हम री इन्वेस्ट करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि और नई प्रोडक्ट्स निकालें और इनोवेशन और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और अच्छे से बेचें। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज वाला भी जो है वो कस्टमर लॉयल्टी को गेन कर सकता है कि किस सूरत में, अगर वो जैसे एप्पल है तो वो नित्य नई प्रोडक्ट्स निकालता चले आता है, प्रीमियम प्राइसेस पे सेल करता है, हाई प्राइसेस पे सेल करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, लेकिन फिर वो री इन्वेस्ट करता है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टू कम अप विद बेटर प्रोडक्ट्स एवरी टाइम। सोशल वेलफेयर भी बिजनेसेस का हो सकता है मोटिव, ग्रोथ बिजनेस का मोटिव होता है कि वो आगे बढ़ता रहे। सर्वाइवल तो बिल्कुल बेसिक मोटिव है कि मैं मतलब इतना हो कि कॉस्ट तो रिकवर कर लूं, ओनर को कुछ पैसा बचे ना बचे, कॉस्ट तो रिकवर हो, बिजनेस चले। सर्वाइवल मोड में तो या बहुत टफ टाइम्स आ रहे हैं, कोविड का जैसे टाइम आया, तो फिर उस वक्त क्या ऑब्जेक्टिव था, जिसना सर्वाइव करना है। एक केस दिया हुआ है जिसमें स्टेजेस के साथ आपके ऑब्जेक्टिव चेंज भी हो सकता है पहले आप स्टार्ट हुए कि भाई सर्वाइव करना है, अब सर्वाइवल के बाद अब आपको प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गए, तो फिर हो सकता है आपका मोटिव ये हो गया कि अभी इतना प्रॉफिट रखना है कि ओनर खुश रहें और बिजनेस जो है वो अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को खुश रख के चलता रहे। अब जब ऐसे चलते चलते बिजनेस वेल स्टैब्लिश्ड हो गया, अब कोई लेबर छोड़ के भी नहीं भाग रही और इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंच रहा बिजनेस से, गवर्नमेंट भी खुश है, लोग भी खुश है आपसे, प्रोडक्ट भी अच्छी बना रहे हो, तो अब आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की तरफ ध्यान दिया। क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा? प्राइसेस बढ़ सकती हैं क्वालिटी इंप्रूव करके, और प्राइसेस बढ़ा के, या और एडवर्टाइजमेंट करके, और ब्रांड एम्बेसडर्स ऐड करके महंगा बेचे माल को, ठीक है। तो उस तरह से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तो फिर शेयर होल्डर्स को और ज़्यादा पैसे आ सकते हैं और फिर भी रिटेन अर्निंग कर सकते हो उसके बावजूद, ठीक है ना। और वो रिटेन अर्निंग पे री इन्वेस्ट करोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और अपनी फर्दर ग्रोथ में। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी लीफ, जो कि कॉस्मेटिक ब्रांड है। आप पढ़ लेना इसकी मिसाल यहाँ पर, हाइपोथेटिकल मिसाल है, ठीक है।